हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दस आज का टॉपिक वाटर पोटेंशियल हमारा टॉपिक है आज। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वाटर पोटेंशियल। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल को बयान करने से पहले थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से पानी की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर। वैसे तो वाटर की ट्रांसपोर्ट या सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे तो दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। एक होती है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर सुन ले, मैंने कहा कि पानी की ट्रांसपोर्ट लिविंग टिश्यूज या प्लांट्स के अंदर दो तरह के दो तरह की ट्रांसपोर्ट हम पढ़ते हैं। एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म आ जाते हैं? जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, डिफ्यूजन पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, या फर्दर हम यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हैं उनकी, जो सल्यूट हैं या सॉल्वेंट है उनकी कुछ मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। एक और मूवमेंट भी है सॉल्वेंट की, वो कौन सी है? उसको हम नाम देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैस फ्लो थ्योरी की बात कर रहा हूँ, बल्क फ्लो थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ और जिसे कहते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मैस फ्लो ट्रांसपोर्ट में या बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कुछ दो तीन मैकेनिज्म आपको दिखाए हुए हैं। ये डायग्राम मैंने ली है केमिकल बायोलॉजी से। सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने टेज एंड जैगल को देखा, टॉपिक सारा पढ़ लिया। यकीन जानिए मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि इस हिसाब से अच्छा नहीं लगा। हर एक किताब वो मेरी फेवरेट बुक है। वो टॉपिक जिसे कहते हैं कोई इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि हाई लेवल का लिखा हुआ था, मतलब हमारे काम का नहीं था वो। सारा उसमें प्रैक्टिकल डाटा मेंशन किया हुआ था। मुझे कुछ कंसेप्ट चाहिए थे। जब कैम्बल को देखा तो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, खुशी हुई कि इंतहा का कमाल का लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें, और कोई बुक नहीं ले सकते आप लोग तो कैम्बल बायोलॉजी जो है ना, हर एक के घर में लाजमी मौजूद होनी चाहिए। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे ऊपर एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे इससे पहले भी हम काफी बार इंटर लेवल पे पढ़ चुके हैं। एंड ये एपोप्लास्ट पाथवे किस किस चीज पर मुश्तमिल होती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर वो बताना चाहता है कि एपोप्लास्ट में एवरीथिंग, सब कुछ आता है। मतलब एवरीथिंग से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इसके अंदर सेल वाल शामिल है। एवरीथिंग नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सेल वाल मौजूद है, यानी कि वो इस ट्रांसपोर्ट में अपना अ, हिस्सा डाल रही है। दूसरी कौन सी चीज है? एक और है इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, वो भी हम कहते हैं कि लाजमी तौर पर, या जिसे आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, वो भी हम कहते हैं कि इसके इस मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब तक हम जैसे पढ़ाते हैं लोगों को, ये कहते हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे क्या है? सेल वाल टू सेल वाल मूवमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन तरह के सेल दिखाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले पानी आपने देखा कि वो एक सेल वाल से दूसरी सेल वाल की तरफ जा रहा है। तो सेल वाल से सेल वाल मूवमेंट ये कैसे होती है? क्योंकि आपको पता है ये प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, वो हाइड्रोफिलिक होती है। लिहाजा पानी क्या करता है? पानी इजिली इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, एक सेल वाल से दूसरी सेल वाल की तरफ मूव करता है। इसमें कुछ हद तक इंटरसेलुलर स्पेसिस भी, या आप इसे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस जो है वो भी हम कहते हैं कि इसमें जो है शामिल हो सकती हैं। तो इस पाथवे को हमने नाम दिया एपोप्लास्ट पाथवे। एक तरीके प्लांट ये फॉलो करते हैं। एक और देखिएगा, सिम्प्लास्ट, साथ मेंशन भी किया हुआ है। एपोप्लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूम ऑफ द सेल वॉल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। ठीक है, ये एपोप्लास्ट में मेंशन किया हुआ है। सिम्प्लास्ट में क्या लिखा हुआ है? आपने ये देखा कि जब भी पानी या सॉल्वेंट फॉलो कर रहा है सिम्प्लास्ट पाथवे को, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिर्फ एक बार गुजरना पड़ रहा है, सिर्फ एक बार। मतलब जब ये पानी दाखिल हुआ था किसी प्लांट सेल के अंदर, तो उस वक्त उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया था? क्रॉस किया था।
उसके बाद अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे वाले तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि सेल वॉल कौन सी है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है। आप ये देखेंगे कि जब ये वाटर फॉलो कर रहा है सिम्प्लाज पाथवे को, तो उसको किसी तरह से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ रहा, ठीक है। बल्कि कुछ पोर्स हैं प्लांट के अंदर जिनको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का, वहां से पानी जो है वो मूव कर रहा है एक सेल के प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे, दूसरे से फिर तीसरे में। बस एक बार उसने प्लाज्मोडेस्माटा को क्या किया था, क्रॉस किया था। एक और पाथवे आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम नाम देते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रूट। ये आपको डायग्राम में राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। एपोप्लास्ट बताया जहां पे मेंशन किया हुआ सिम्प्लास्ट, और उसके नीचे लिखा हुआ है ट्रांस मेम्ब्रेन रूट। ये कैसा रूट है, आप इसमें देखेंगे कि वाटर फॉलो कर रहा है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें शामिल है, सेल वॉल भी क्या है इसके अंदर शामिल है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस भी क्या होती है इसके अंदर शामिल हो सकती है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिम्प्लास्ट से कैसे डिफरेंट है, सिम्प्लास्ट से ऐसे डिफरेंट है कि पानी को हर बार एक सेल से दूसरे सेल में दाखिल होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाजमी तौर पे क्रॉस करना पड़ रहा है। और एपोप्लास्ट एक ऐसे मुख्तलिफ है, एपोप्लास्ट में आपने देखा कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि ट्रांस मेम्ब्रेन रूट के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होती है। खैर ये मैंने आपको कुछ ट्रांसपोर्ट के, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के आपको कुछ मैकेनिज्म बता दिए। अब यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक था वाटर पोटेंशियल का, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल को सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि वाटर पोटेंशियल है क्या। आप कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की जो प्रिडिक्ट करती है किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। फिर सुने, मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब इसका मजीद हम कंसेप्ट भी देख लेते हैं, इसके यूनिट क्या है। जरा आप नेक्स्ट डायग्राम पे जाएं, मैं वहां से कोशिश करूंगा कि सारी बातें आपको क्या कर सकूं, बता सकूं। ये पूरी डायग्राम में शो हो रही। नेक्स्ट पेज पे जाइए। ये काइंडली नेक्स्ट पेज पे जाइए, नहीं पूरी डायग्राम में शो हो रही। सर आपके यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने तो यहाँ से शेयर की हुई है। एक मिनट दोबारा करता हूँ। दोबारा करें, इधर इंटरनेट का इशू नहीं होता। हाँ जी, ये डायग्राम, इसी डायग्राम की हम बात करना चाह रहे थे। काफी लाइव है, यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा समझ नहीं आएगा लेकिन डायग्राम से समझ आ जाएगी बात। अच्छा, सबसे पहले वाटर पोटेंशियल का हम कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि आप ऑडियो मेरे पास जो है उन्हीं को आप सुनिएगा। वाटर पोटेंशियल सबसे पहले इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि फिजिकल प्रॉपर्टी दैट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन इन विच वाटर विल फ्लो इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल से क्या मुराद है, या इसको मजीद हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफएससी की बुक्स में कैसे लिखा हुआ है। हम कहते हैं फ्री एनर्जी अवेलेबल टू वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। आमतौर पे अगर हम एक ऐसे वाटर या ऐसे हम लिक्विड की बात कर लें जिसके अंदर सल्यूट बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, ठीक है, सल्यूट बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो अब उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा। अब ये जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ली जाती है 0, लेकिन कुछ कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में हम इसे कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम है या इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है।
अभी भी वाटर पोटेंशियल का जो मुकम्मल कंसेप्ट है, मुझे पता है आपके माइंड में, अक्सर के माइंड में नहीं होगा, इतना तो बता दिया कि फ्री एनर्जी अवेलेबल टू वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन आप ये देखिए साथ को कहता है कि कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे और सी लेवल प्रेशर कौन सा होगा, सी लेवल प्रेशर पे। आमतौर पे हम कहते हैं जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 मेगा पास्कल। ठीक है, 0 मेगा पास्कल होती है। अब ये 0 मेगा पास्कल क्या है, इसी तरफ ही आएंगे। खैर सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लें। मैंने कहा कि फ्री एनर्जी अवेलेबल टू वाटर मॉलिक्यूल। आप ये देखें कि अगर हम बहुत सुनते हैं कि पानी के अंदर अगर सल्यूट डाल देते हैं उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, इससे क्या मुराद होता है। आप ये देखें, या वाटर पोटेंशियल का जो पोटेंशियल से क्या मुराद है। पोटेंशियल से मुराद जो टर्म हम यूज करते हैं वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल से मुराद पानी के अंदर वो स्टोर एनर्जी मौजूद है। ठीक है, या जिसे आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है काम करने की। वो काम करने की कैपेसिटी क्या है। अब आप खुद सोचिए कि पानी किस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पे पानी क्या होता है, किसी सेल के अंदर दाखिल होता है, किसी प्लांट सेल के अंदर, तो वो क्या काम करता है, वो उसकी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर जो है वो अप्लाई करता है। ठीक हो गया। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, क्या हमें समझ आया। वाटर पोटेंशियल से मुराद वाटर के अंदर एक पोटेंशियल है, मतलब कैपेसिटी है काम करने की, जिसको हम नाम देते हैं वाटर पोटेंशियल का। और मजीद ये बताया कि ये फ्री एनर्जी से क्या मुराद है। फ्री एनर्जी से मुराद ये है कि अगर किसी ऐसे लिक्विड जिसके अंदर सल्यूट मौजूद नहीं है, वहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी मूव करने की सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप इसके अंदर सल्यूट डालते हैं तो हम कहते हैं ये जो इसकी कैपेसिटी, इसका पोटेंशियल वो डिक्रीज होना शुरू होता है। वो क्यों इसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि अब हम कहते हैं उस सल्यूट के साथ आपके जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, गेज हो जाते हैं या उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। फर्ज किया अगर हम सपोज हम एक अपनी तरफ से एक माइंड में किसी को कंसेप्ट बना लेते हैं कि फर्ज किया अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, आपने सल्यूट डाला, उसमें से 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं वाटर के, वो बाइंड कर जाते हैं सल्यूट के साथ। तो अब आप इसको ऐसे समझ ले कि अब वाटर के अंदर जो पहले 1000 मॉलिक्यूल आपके पास अवेलेबल थे, अब आपके पास 900 मॉलिक्यूल मौजूद है। तो जाहिर बात है 1000 का डिजिट ज्यादा है, 1000 मॉलिक्यूल ज्यादा है, उनकी एबिलिटी ज्यादा होगी बनस्बत के। अगर आप सल्यूट डाल देते हैं तो उसकी अब उसी पानी की एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। खैर हम इस यूनिट की तरफ आते हैं और इससे कुछ सिंबल्स की तरफ आते हैं कि वाटर पोटेंशियल पोटेंशियल को हम साई, PSI लिखा होता है साई, इस सिंबल से शो करते हैं। और यूनिट क्या बताया हुआ है, मेगा पास्कल। और हमने साथ में ये भी बताया कि रूम टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 मेगा पास्कल। अब इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्या होता है, तो आप ये देख लें कि एक या किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कितना हो सकता है। तो आप ये देख लें कि आम तौर पे जो गाड़ियों का टायर है, ठीक है, जो कार वगैरह का टायर, उसके अंदर जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो कितना होता है, जो बुक में लिखा हुआ 0.5 मेगा पिक्सल होता है, मेगा पास्कल। ठीक है, तो अब हम कहते हैं जो सेल के अंदर प्रेशर होता है वो इससे भी ट्वाइस, यानी कि इससे 2 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये देख लें कि एक सेल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है इसकी वैल्यू इसमें बताई हुई है 0.5 मेगा पास्कल। तो वो बता रहा है कि एक गाड़ी के टायर से भी क्या होती है, ट्वाइस हो सकती है। खैर हम फर्दर अपनी इस टॉपिक की तरफ आते हैं। मजीद जो बातें बताई हुई है सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये जो सल्यूट पोटेंशियल है इसको हम अक्सर बुक्स के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से भी इसको लिखा हुआ है। सल्यूट पोटेंशियल क्या है, और सल्यूट की वैल्यू इंक्रीज करने से वाटर पोटेंशियल पे ओवरऑल क्या असर होता है। याद रखिएगा सल्यूट जब भी इंक्रीज होता है तो सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हम इसको नेगेटिव की तरफ लेते हैं। मतलब सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी सिस्टम के अंदर आप सल्यूट डालें और उसका वाटर पोटेंशियल क्या करे, इंक्रीज कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है।
नेगेटिव सिंबल जो है वो यही शो कर रहा है कि ये वाटर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। खैर हमने ये बता दिया कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, कि जब भी सॉल्यूट को आप इंक्रीज करते हैं तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, हम कहते हैं कि डिक्रीज होता है, और वाटर पोटेंशियल भी क्या होता है, उसका डिक्रीज होता है। अच्छा, प्रेशर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर यूनिट बताया हुआ है, प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या पॉजिटिव होता है हमेशा? नहीं, ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है? मिसाल के तौर पे अभी आपको बताया, जैसे पानी सेल के अंदर दाखिल होता है तो उसी सेल वाल पे प्रेशर अप्लाई करता है, और इसको हम आमतौर पर पॉजिटिव प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो क्या सेल के अंदर नेगेटिव प्रेशर भी होता है? सेल के अंदर तो नेगेटिव प्रेशर नहीं होता, लेकिन कुछ डेड टिश्यू है, जैसे कि हम जालम की बात कर लें, उसके अंदर वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, जिनके अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक मूवमेंट होती है जिसे आप आमतौर पे बल्क फ्लो का भी आप उसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे आप मैथ फ्लो थ्री वगैरह पढ़ते हैं फ्लोएम के अंदर। खैर, तो आपको ये बताया कि यहाँ पर पानी एक प्रेशर के साथ मूव कर रहा होता है, किसके अंदर? ट्रैकिड्स और वेसल के अंदर। तो प्रेशर कैसे डेवलप होता है? आप ये देखें कि आमतौर पे जिसे हम ट्रांसपायरेशन पुल का नाम भी देते हैं, कि लीफ से पानी क्या हुआ, इवापोरेट कर गया, जिसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसे आप कहते हैं सक्शन फोर्स जो है वो डेवलप होती है। तो पानी को क्या कर रही है, रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ की तरफ लेकर आ रही है। ये जो प्रेशर है इसको हम नेगेटिव प्रेशर का नाम देते हैं। लेकिन कभी भी लिविंग टिश्यूज के अंदर, जैसा कि हमने बात की, कोई भी सेल है उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, वेसल्स और ट्रैकिड्स के अंदर जो एक नेगेटिव प्रेशर है वो डेवलप होता है, और इसको आप इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। खैर, हम अपने उसी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं। मतलब सेल के अंदर कैसे पानी मूव कर रहा है और कौन कौन से कंपोनेंट है। एक सॉल्यूट पोटेंशियल बताया और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल बताया। सेल के अंदर सॉल्यूट हमेशा नेगेटिव, और प्रेशर पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम बड़ी आसान बनाई हुई है, और इससे आसानी से बात जो है वो समझ आ जाती है। ये सबसे पहली जो आप डायग्राम है इसको देखते हैं, इसमें क्या शो किया हुआ है? इसमें ये शो किया हुआ है कि आपने क्या किया, ये आपके पास एक यू शेप की, हाँ जी, यू शेप में आपके पास एक ट्यूब मौजूद है। तो उसके दरमियान में, बिल्कुल आपके दरमियान में एक बारीक सी लाइन दिखाई दे रही होगी, और उसको आप ये समझ ले क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है। और दोनों तरफ लिक्विड को क्या किया गया है, इसी मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है, राइट में और लेफ्ट में। दोनों के दरमियान एक बॉटम में एक मेम्ब्रेन मौजूद है जो राइट और लेफ्ट वाले सॉल्वेंट को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। अब पहली डायग्राम में आपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। मतलब पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसके लिक्विड की भी वैसे ही यू शेप है जैसा कि आपको इस ट्यूब की दिखाई दे रही है। अच्छा, अब क्या हुआ इसके अंदर? हमने कहा कि जैसे आपने राइट साइड पे सल्यूट डाला तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जबकि लेफ्ट साइड पे जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इसके कंपेरेटिव में क्या है, ज्यादा है। तो पानी हमेशा मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट साइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन पानी ने क्या किया, मूव किया। अब आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं राइट साइड में जो सोल्यूशन है उसका लेवल अप है, और लेफ्ट पे क्या है, हमने कहा सोल्यूशन का जो लेवल है वो डाउन है, ठीक है। रीजन क्या हुई? रीजन यही सॉल्यूट पोटेंशियल जो आपको बताया कि सॉल्यूट पोटेंशियल जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर आप क्या करते हैं, सॉल्यूट दाखिल करते हैं तो उसके अंदर डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होना जरूरी है। डिजॉल्व होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और पानी मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, दूसरी डायग्राम में आते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करते हुए दिखा रहे हैं। कहते हैं जब भी आप ऊपर देख रहे हैं दोनों ट्यूब्स के अंदर लेफ्ट राइट में वाटर का लेवल इक्वल है, लेकिन जैसे आपने प्रेशर अप्लाई किया राइट साइड पे, प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको हमेशा पॉजिटिव होगी। जब भी प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब राइट साइड पे
वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो पानी क्या करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। एरो में भी आपको दिखाया हुआ है। तीसरी डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि अब आपने दोनों चीजें अप्लाई करनी है, मतलब सल्यूट भी और प्रेशर भी क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो तकरीबन इक्वल हमें दिखाई दे रही है। कैसे कि आपने सल्यूट डाल दिया राइट साइड पे, और राइट साइड पे ही आपने क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। जब राइट साइड पे हमने सल्यूट डाला था तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ था, लेकिन जब प्रेशर अप्लाई किया तब हमने कहा कि ओवरऑल हमने कहा कि दोनों की वैल्यू बराबर थी, जिसकी वजह से अब हमने कहा वाटर का लेवल लेफ्ट और राइट में क्या है, वो इक्वल है। चौथी डायग्राम देखिए, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल की, कि अगर आप क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। आपने देखा ट्यूब में राइट साइड पे एक नेगेटिव, जी नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया गया, जैसे कि मैंने आपको लीव्स की एग्जांपल दी कि वहां से ट्रांसपरेशन होती है, एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, एक ट्रांसपरेशन पुल डेवलप होता है, जिसकी वजह से पानी रूट से स्टेम और स्टेम से लीव्स की तरफ ऊपर को मूव करता है। तो यहाँ पर ट्यूब में राइट साइड पे जब भी नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पानी क्या होगा, अब हमने कहा कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब नेगेटिव प्रेशर से क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि वाटर पोटेंशियल वहां पे डिक्रीज करेगा, तो पानी हायर वाटर पोटेंशियल से मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अब एक और डायग्राम जो आमतौर पे एफएससी लेवल पे भी दिखाई जाती है, नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। जी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बैक जाके दोबारा जरा काइंडली आए, टॉपिक एंड ओरल। नेक्स्ट डायग्राम, अगर आप बैक जाके जैसे पहले आपने शो किया, बैक जाकर वापस आए, इसे ओपन करें, लास्ट डायग्राम की तरफ जाएं और टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए, आप सब ने, मुझे लगता है कि उनकी तरफ कोई इशू चल रहा है सलीम साहब की तरफ, तो आप अपनी एफएससी की बुक्स में, सेकेंड ईयर की बुक में जो डायग्राम आमतौर पे आपको दिखाई हुई होती है कि हाइपरटोनिक और इस तरीके से हाइपोटोनिक की, उसका क्या कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। उसमें यही बताया होता है कि फर्ज किया अगर हम सेल को एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर दाखिल करते हैं जहां पर इन्वायरमेंट का, यानी कि सेल की इन्वायरमेंट में क्या है, सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सेल के अंदर हमने कहा कि सल्यूट कम है, तो ऐसा सोल्यूशन, यानी कि सेल की इन्वायरमेंट का जो सोल्यूशन जिसमें सेल की निस्बत सल्यूट ज्यादा है, तो ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फिर से वही रूल है कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, मतलब दो सिस्टम ऐसे है कि जिनके दरमियान मेम्ब्रेन मौजूद होगी, तो जहां पर हमने कहा वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, पानी वहां से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, सेल से बाहर चला जाएगा। ऐसे में सेल क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि उसके लिए टर्म भी यूज होती है प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस से क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि सेल क्या कर जाता है, हम कहते हैं कि उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वैसे तो अगर एनिमल सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा, लेकिन अगर प्लांट सेल है वो क्या करेगा, कैसा बिहेवियर, उसकी जो सेल वॉल रिजिड होती है, हम कहते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, सेल वॉल से बिल्कुल अलहदा होकर आप कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, मतलब उसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पानी क्या करेगा, अगर ज्यादा हाइपरटोनिक है पानी सारा का सारा सेल से बाहर चला जाएगा। दूसरा दूसरा केस देखते हैं कि अगर आप सेल को एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल कर देते हैं कि जहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब सल्यूट सेल की निस्बत कम है, तो अब पानी क्या करेगा, सेल की इन्वायरमेंट से सेल के अंदर दाखिल होगा और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। एनिमल सेल हो तो हमें पता है बर्स्ट कर जाता है, प्लांट सेल होता है तो वो क्या कर जाता है, टर्जिड कर जाता है। तो अब वही एक प्रेशर अप्लाई करेगा, यही वाटर क्या करेगा, एक सेल वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसे हम ट्रिगर प्रेशर के नाम से भी आमतौर पर जानते हैं, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, इसको प्रेशर पोटेंशियल का भी नाम देते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था, ठीक है।
इसमें जो चंद एक बातें आखिर में समरी में फिर बताना चाहेंगे कि हमने बात की थी कि सल्यूट पोटेंशियल की, ठीक है। तो सल्यूट इंक्रीज करने से सल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होता है और वाटर पोटेंशियल भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और प्रेशर अप्लाई करने से हमेशा हम कहते हैं क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये छोटा सा आसान सा टॉपिक था और यही एक मैकेनिज्म जब हमें समझ आ जाता है तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से पानी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस में मूव करता है। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं उसमें और मैकेनिज्म है, उसको मैस फ्लो या बल्क फ्लो का नाम देते हैं, वो हम नेक्स्ट किसी दिन पढ़ेंगे। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं पूछना चाह रही थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसमें और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या फर्क होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल से मुराद तो आपको पहले ऑलरेडी जी बता दिया। जी, ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म वैसे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई। जो टर्म यूज की गई है वो आपको बताया प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। या जिसे कह सकते हैं जो प्रेशर की आमतौर पर सल्यूट के लिए प्रेशर की वो टर्म मैंने आपको भी शायद एफएससी में कहीं यूज हुई हो तो हुई हो, लेकिन यहाँ पर नहीं देखी या मैंने कहीं और सल्यूट के लिए प्रेशर की टर्म तो नहीं देखी। आपने कहाँ पे देखा ये टर्म? सर ये उसमें है रैपिड बायोलॉजी में ना लिखा हुआ था कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, दोबारा इसको बताइए कि क्या बताया हुआ था वहां पे रैपिड में, सेंटेंस रिपीट कीजिएगा। प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंड जी सर एंट्री ऑफ, हाँ, कह रही हूँ। एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ प्रेशर वाटर, हाँ हाँ, रिक्वायर्ड टू एंट्री ऑफ prevent the वाटर, entry of water प्रिवेंट into a एंट्री ऑफ solution is वाटर into a into into a solution। solution is called the osmotic। जी चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को फर्दर देख लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। मजीद अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप कोई और आस्क कर सकते हैं। जी सर, और एक और भी था कि आप रिवर्स ऑस्मोसिस को भी बता दें कि वो क्या होता है। हाँ जी, रिवर्स ऑस्मोसिस से तो मुराद फिर वही है कि जिस तरह हमने कहा कि डीप प्लाज्मोलाइसिस हुई थी, तो उसके बाद अगर आपने क्या किया, उसी सेल को वापस एक ऐसे सिस्टम के अंदर रख देते हैं कि जहाँ पर हमने कहा कि सेल की निस्बत जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है, तो उस सूरत में पानी ने एंट्री की सेल के अंदर, उसके लिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस का टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी, देखिए ऑस्मोसिस की जो टर्म आमतौर पे यूज करते हैं उससे मुराद और यही होता है कि पानी मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। रिवर्स में नाम से भी जाहिर है कि उसमें क्या होगा कि उसकी रिवर्सल हो जाती है, कि पानी क्या करेगा, सेल से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम जो है वो दे देंगे। और सर ये एफओ जी सर क्लास ठीक है, और क्लियर है। और एक और जी एक और टर्म भी थी कि डिफिशिएंट प्रेशर डेफिसिट, इसका भी बता दें। इसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं और इसकी एक इक्वेशन भी है, उसकी नहीं समझ आ रही थी। इक्वेशन की सक्शन प्रेशर तो मैंने यही जो आपको ट्यूब के अंदर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से, जो मैंने आपको इससे पहले मैंने वर्ड यूज किया कि प्लांट के अंदर जिसे आप आमतौर पे नाम देते हैं ट्रांसपरेशन पुल का, उसे पानी जो है वो ऊपर को मूव कर जाता है, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। उसी को आप ये सक्शन प्रेशर का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि इसको हम आमतौर पे नेगेटिव प्रेशर का भी नाम देते हैं।
तो इक्वेशन जो है उसकी अगर कोई है वहां पर तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, उसको देख लेंगे। क्योंकि मैंने ये टॉपिक मैंने आपको बताया ना कि टेज एंड जैगर से देखा, उसमें भी ज्यादातर इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। और कुछ ऐसा जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल डाटा दिया हुआ था, तो बस यही लगा कि यार ये हमसे रिलेटेड नहीं है। तो आमतौर पे जो कंसेप्ट है इसका, आमतौर पे सॉल्यूट पोटेंशियल का, प्रेशर पोटेंशियल का, वो इसी में कैम्बल में बेहतर लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी से क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। और सर ये चलो एपोप्लास्ट और सही है सिम्प्लास्ट, सर, वो ग्रुप हाँ में ही आप एपोप्लास्ट और जी, इनकी जो एपोप्लास्ट और मतलब सिम्प्लास्ट क्या कह रहे हैं? ये मतलब एपोप्लास्ट हो गया और सिम्प्लास्ट, ये कब कब होते हैं, मतलब पाथवे ये कब 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 यूज होते होता है हैं? ठीक ठीक, मतलब ये इसका ये कब? चले क्वेश्चन, बेहतर है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें ये कब कब से मुराद मैं समझ गया हूँ कि आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि पानी किस टाइम एपोप्लास को फॉलो करेगा, ठीक है, किस टाइम जो है वो सिम्प्लास को फॉलो करेगा। वैसे तो इसका कंसेप्ट एफएससी में बड़ा सिंपल बताया हुआ है कि जो जहां पर एंडोडर्मिस की बात करते हैं, एंडोडर्मिस में मौजूद होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं एंडोडर्मिस में, उस वक्त तक प्लांट क्या कर रहा होता है, यही एपोप्लास पाथवे फॉलो कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि वहां पर हमने ये कहा कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो आमतौर पे हाइड्रोफोबिक होती हैं, अब प्लांट जो है सेल वॉल से सेल वॉल मूव नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, हम कहते हैं एक सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें दाखिल होगा, उससे दूसरे के साइटोप्लाज्म में, और अब उसको जिसे कहते हैं कि ये जो बैरियर है, खासतौर पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इस तरह का कोई बैरियर जो है ना, अब उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक और बात आमतौर पे लोग पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन होंगे जो एपोप्लास को फॉलो करते हैं, कौन से सिम्प्लास को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी होते हैं कि सॉल्वेंट वो एक से ज्यादा पाथवे को क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जो एफएससी तक हम ये पढ़ते हैं कि पानी के लिए आसान होता है मूव करना, कहाँ पर हम कहते हैं कि सेल वाल से सेल वाल की तरफ, उसको वो फॉलो कर रहा होता है। लेकिन जैसे कि स्पैन स्ट्रिप्स आए, तब हमने कहा कि वो फर्दर आगे एपोप्लास है को फॉलो नहीं कर पा रहा होता, तो फिर वो सिम्प्लास को फॉलो करता है। सर ये दोनों बायाक वक्त तो नहीं हो सकते? देखिए बैक वक्त मैंने आपसे फिर ये बता दिया है कि इसका जवाब भी मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि ये बात कैम्बल में बताई हुई है कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, वो एक वक्त में एक से ज्यादा पाथवे को फॉलो कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसने क्या करना है, किसी को एक को फॉलो करना है और दूसरे को फॉलो नहीं करना, ठीक है, ऐसा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक ही जिसे कहते हैं कि सॉल्वेंट या एक ही सोल्यूशन आप कह सकते हैं कि वो एक से ज्यादा पाथवे को क्या करता है, यूज कर सकता है। हाँ, जो आमतौर पे बात करते हैं कि जो ज्यादा आमतौर पे हमारे ऑब्जर्वेशन में आई है या ज्यादा जो कुछ फॉलो करता है पानी, वो ये बताया कि वो एपोप्लास को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन जहाँ पे बैरियर कोई आता है तो फर्दर उसने क्या करना होता है, अब वो सिम्प्लास को फॉलो करेगा, वहां पर एपोप्लास को फॉलो करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर कुछ सेल वॉल के अंदर बैरियर मौजूद हो, कुछ ऐसा मौजूद हो जो हाइड्रोफोबिक हो, तो फिर प्लांट उसने पानी में क्या करना होता है, सिर्फ सिम्प्लास को फॉलो करना होता है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी, किसी और का क्वेश्चन? ठीक है, फिर आप इस मीटिंग को क्या कर दें, एंड कर दें, उसके बाद बाकी